30 मार्च 2026 दोपहर का वक्त था। भारतीय नौसेना में काम करने वाला एक टेक्नीशियन जंगल की तरफ जाता है। जब वह जंगल में पहुंचता है तो उसके पास एक महिला का कटा हुआ सिर होता है। महिला के दोनों हाथ भी उसके पास होते हैं और साथ ही उसका मोबाइल फोन भी। वह जंगल के अंदर ऐसी जगह जाता है जहां दूर दूर तक कोई नजर न आए, जहां कोई आसानी से पहुंच भी न सके। वहां पहुंचकर वह इन सभी चीजों को जमीन पर रख देता है। फिर आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करता है और एक चिता तैयार करता है। चिता बनाने के बाद वह उसे जलाने की कोशिश करता है। जब वह चिता सजा रहा होता है तो महिला का सिर उस पर रख देता है, लेकिन उस महिला की आंखें बंद नहीं हो पा रही थीं। पलकों के खुले रहने की वजह से ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें अभी भी खुली हों, जैसे वह सब कुछ देख रही हो। यह दृश्य उसे अंदर तक डरा रहा था। वह टेक्नीशियन बार बार इधर उधर नजर दौड़ाता रहता था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। वह बार बार जंगल में थोड़ा आगे पीछे जाकर देखता कि आसपास कोई मौजूद तो नहीं है। करीब 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद वह उस सिर और दोनों हाथों को जलाने की कोशिश करता है। कुछ हद तक वह उन्हें जला भी देता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस महिला की आंखें अभी भी उसे देख रही हों। इसी डर और घबराहट में वह सोचने लगता है, अभी तो मैंने सिर्फ सिर और हाथ जलाए हैं, बाकी शरीर का क्या करूंगा? अगर इसमें इतना वक्त लग गया तो बाकी में कितना समय लगेगा? यह सोचकर वह और ज्यादा परेशान हो जाता है। वह काफी देर तक वहीं बैठा रहता है, गहरे सोच में डूबा हुआ। घंटों बीतने के बाद वह अपने सबसे करीबी दोस्त को फोन करता है। फोन पर वह कहता है, आज मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा हो गया है, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। दोस्त उसकी पूरी बात ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जैसा जैसा कहता जाऊं तुम वैसा वैसा करते जाओ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने खुद से कुछ करने की कोशिश की तो मामला बिगड़ सकता है और तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके बाद वह टेक्नीशियन अपने दोस्त के कहे अनुसार काम करता चला जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इतनी तेजी से फैलता है कि जो घटना समुद्र किनारे एक दूर दराज इलाके में हुई थी वह पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाती है। लोग हैरान थे, भारतीय नौसेना में काम करने वाला एक टेक्नीशियन ऐसा कैसे कर सकता है? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? इसी सवाल के साथ कहानी हमें ले जाती है विजयनगरम जिले में, जहां का एक इलाका है राजम। यहीं का रहने वाला था चिंदाता रविंद्र, जो पेशे से भारतीय नौसेना में टेक्नीशियन था। उसकी पोस्टिंग विशाखापत्तनम में थी और वह एक इंडियन नेवल शिप पर तैनात था। ये बात साल 2020 की है, जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। वह ऐसी जगह फंसा हुआ था जहां से निकलना आसान नहीं था। परिवार से दूर अकेले रहना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। खाली समय बिताने के लिए उसके पास सिर्फ एक सहारा था, उसका मोबाइल फोन। वह अक्सर मोबाइल पर फिल्में और वीडियो देखा करता था। इसी दौरान उसने एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया जिसका नाम था मिंगल। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसने उस पर प्रोफाइल्स देखना शुरू किया, खासकर लड़कियों की। यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। किसी से दोस्ती हो जाए, किसी से खुलकर बातें हो जाएं, कोई ऐसा मिल जाए जिसके सामने दिल की बातें कहीं भी जा सकें और सुनी भी जा सकें। कुछ ऐसा ही हुआ जब वो मिंगल डेटिंग एप्लीकेशन के पन्ने पलट रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर ठहर गई। नाम था मोनिका। मोनिका भी उससे बात करने में दिलचस्पी दिखा रही थी और इधर ये भी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये बातचीत एक गहरी दोस्ती में बदल गई। खास बात ये थी कि दोनों ज्यादा दूर नहीं रहते थे, बस कुछ किलोमीटर का ही फासला था। बातचीत का सिलसिला चलता रहा, वक्त गुजरता रहा और दोस्ती गहरी होती चली गई। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होने लगा और मिलने का दौर शुरू हुआ। सबसे पहली मुलाकात के लिए उन्होंने एक सिनेमा हॉल चुना। सोचा फिल्म भी देख लेंगे, साथ वक्त भी बिताएंगे और किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। प्लान बना और दोनों सिनेमा हॉल पहुंच गए। वहां मुलाकात हुई, बातें हुई और उस एक दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई।
अब ये दोनों अक्सर ऐसी जगह तलाशते थे जहां कोई उन्हें देख न सके। कभी पार्क, कभी पिक्चर हॉल, तो कभी कोई सुनसान जगह जहां वो आराम से बैठकर बातें कर सकें। दोनों एक दूसरे के सुख दुख की बातें करते थे, लेकिन एक चीज हमेशा छुपी रही, परिवार। न लड़के ने अपने घर में बताया कि उसकी किसी लड़की से दोस्ती है, और न ही लड़की ने अपने परिवार को कुछ बताया। जब भी मौका मिलता, जब भी दिल करता, दोनों मिलते रहते। फिर आता है साल 2024। इस साल लड़के रविंद्र की शादी की बात शुरू हो जाती है और परिवार की मर्जी से रविंद्र शादी कर लेता है। उसने ये बात मोनिका को भी बता दी थी। हैरानी की बात यह रही कि मोनिका को इससे कोई ऐतराज नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा, मुलाकातें भी, बातें भी। इसी बीच रविंद्र की पोस्टिंग विशाखापट्टनम में हो जाती है। वहां गजुवाका थाना क्षेत्र के एलबी नगर इलाके में कीर्ति अपार्टमेंट में वो एक फ्लैट लेता है और अपनी नई नवेली पत्नी के साथ रहने लगता है। जिंदगी ऊपर से बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक परेशानी बढ़ रही थी, मोनिका। मोनिका ने उससे पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहीं रकम 3.5 लाख बताई गई तो कहीं 35 लाख। असली रकम क्या थी ये साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रकम काफी बड़ी थी। रविंद्र ने जब अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो मोनिका ने साफ इनकार कर दिया। उल्टा उसने धमकाना शुरू कर दिया, पैसे नहीं दूंगी, और अगर तुमने दबाव बनाया तो तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। वो लगातार ब्लैकमेल करने लगी। पत्नी को सब बताने की धमकी, FIR की धमकी, यहां तक कि जेल तक भिजवाने की बातें। रविंद्र घबरा गया। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बताया जाता है कि मोनिका अपनी बात पर अड़ी रही। इसी दौरान रविंद्र की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। फरवरी 2026 में डिलीवरी के करीब आने पर उसकी पत्नी अपने मायके विजयनगरम चली जाती है और वहीं रहने लगती है। अब रविंद्र विशाखापट्टनम के अपने फ्लैट में अकेला था। इसी बीच फिर से मोनिका से बातचीत बढ़ने लगती है और हर बार की तरह बात पैसों और धमकियों पर ही आकर रुकती। फिर आता है 29 मार्च 2026। उस दिन रविंद्र ने मोनिका से कहा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं। मेरी पत्नी घर पर नहीं है, वो मायके गई हुई है। अगर मिलना चाहो तो आ जाओ, मैं फ्लैट पर इंतजार कर रहा हूं। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास मोनिका फ्लैट पर पहुंच जाती है। दोनों करीब 4 से 5 घंटे साथ बिताते हैं। शाम होने लगती है और जब मोनिका के जाने का वक्त आता है तो एक बार फिर वही बात, मुझे पैसे चाहिए। इस बार रविंद्र साफ मना कर देता है, अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। और एक बात और, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां हालात पूरी तरह बदलने वाले थे। फिर उसने कहा, तुम अपनी एक नई जिंदगी बना लो, मुझे परेशान मत करो। लेकिन लड़की ने साफ जवाब दिया, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बस यहीं से दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ी कि झगड़ा मारपीट में बदल गया। इसी दौरान गुस्से और हालात के दबाव में आकर उसने उस लड़की की हत्या कर दी। बताया जाता है कि उसने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। वो बाजार गया था कुछ सामान लेने। उसे एक मजबूत चाकू चाहिए था जो उसे बाजार में पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ऑनलाइन एक भारी और तेज चाकू मंगवाया। उसके मन में पहले से ये चल रहा था कि अगर लड़की नहीं मानेगी तो वो कोई बड़ा कदम उठा सकता है। शाम के समय उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। कुछ हिस्सों को बैग में पैक किया, कुछ को फ्रिज में रख दिया और कुछ को लेकर सुनसान इलाके की तरफ निकल गया। वह एक जंगल वाले इलाके में गया जहां उसने सबूत खत्म करने की कोशिश की। इसमें उसे काफी समय लगा, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। इस पूरी घटना के बाद वह मानसिक रूप से टूट गया। जो कुछ हुआ था वो उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। घबराकर उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। ये समय था 30 मार्च 2026 का। उसने अपने दोस्त को पूरी बात बताई, कैसे उनकी मुलाकात हुई, कैसे पैसे का मामला बढ़ा, कैसे वो ब्लैकमेल हो रहा था और आखिर क्या हो गया।
दोस्त ने उसे साफ कहा, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अगर अब भी बचना चाहते हो तो तुरंत पुलिस के पास जाओ और सब सच बता दो, नहीं तो सजा बहुत कड़ी होगी। दोस्त की बात सुनकर उसमें हिम्मत आई। वो सीधे गजुवाका पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। शुरुआत में पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद वो सदमे या घबराहट में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन जब पुलिस उसके साथ उसके फ्लैट पहुंची तो वहां हालात देखकर सब साफ हो गया। घर में खून के निशान मिले, फ्रिज और बैग में भी ऐसे सबूत मिले जो उसकी बातों की पुष्टि कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और जो भी सबूत मिले उन्हें कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस उस जगह भी पहुंची जहां उसने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। वहां से जो भी अवशेष मिल सके उन्हें इकट्ठा किया गया। इसी बीच लड़की के परिवार को सूचना दी गई। उसके पिता वेणुगोपाल को जब यह खबर मिली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं कि मेरी बेटी का किसी के साथ ऐसा कोई संबंध हो सकता है। वो एक बैंक में काम करती थी, उसकी सरकारी नौकरी थी। ये सब झूठ भी हो सकता है। उन्होंने यह भी शक जताया कि शायद आरोपी खुद गलत कर रहा था और अब अपनी गलती छुपाने के लिए उनकी बेटी को बदनाम कर रहा है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अब सवाल ये है कि सच क्या है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पूरी तरह सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ है, एक जिंदगी खत्म हो चुकी है और कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। इस पूरी कहानी को बताने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। कई सालों तक ये रिश्ता चला, मुलाकातें हुई, बातें हुई, लेकिन दोनों ने अपने अपने परिवार से सब कुछ छुपा कर रखा। यही सबसे हैरान करने वाली बात है। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और कह रही है कि जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।